हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल देख कर आपको पता लग गया होगा कि आज के वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें 2 कागज़ चाहिए होंगे। पहले वाले कागज़ को हम बीच में से 2 टुकड़ों में फाड़ देंगे तथा दूसरे वाले कागज़ में आग लगा देंगे। अब इस प्रयोग को थोड़ा साइड में करते हैं और जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरी चीज़ रंग में परिवर्तन होता है। तीसरी चीज़ गैस का उत्सर्जन होता है या गैस निकलती है। चौथी चीज़ तापमान में परिवर्तन होता है। आप लोग खुद बता सकते हैं कि जो प्रयोग हमने किया था उसमें से किस वाले में रासायनिक अभिक्रिया हुई है और हमें कैसे पता चला कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि अभी भी आपको पता नहीं लगा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही हम कागज़ को जलाएंगे, कागज़ जल के राख बनेगा। राख बनेगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके रंग में परिवर्तन होगा। तीसरी चीज़ उसके तापमान में परिवर्तन होगा। किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा ही। और चौथी चीज़ उसको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। धुआं निकलने से मतलब है गैस उत्सर्जित होगी। तो निम्न आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कागज़ जलाने पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो निम्न आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कागज़ जलाने पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हमारी किताब में रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ उदाहरण दिए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला, अंगूर का किण्वन। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं। जो शराब का निर्माण होता है वो भी किण्वन विधि से ही होता है। भोजन का पकाया जाना, हमारे शरीर द्वारा भोजन को पचा लिया जाना, ये सारे ही रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। जैसा कि हमारी किताब में दिया है, एक उदाहरण देखते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को हमारी किताब में इस तरह से लिखते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। उस तरीके को सरल व संक्षिप्त बनाने के लिए एक रासायनिक समीकरण नाम की विधि है, जिससे कि हम रासायनिक अभिक्रिया को सरल व संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि हमारी किताब में लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक। हम जानेंगे कि अभिकारक होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ जिनमें परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें समीकरण दी गई है Mg+O2 एरो MgO। इसमें Mg और O2 दोनों अभिकारक हैं। अब दूसरा शब्द हम जानते हैं उत्पाद। उत्पाद होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वो उत्पाद होता है। उदाहरण के लिए उसी समीकरण को ले लेते हैं Mg+O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये हमारा उत्पाद है। अब हम आते हैं हमारे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पर। पहला नियम, जो अभिकारक होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ की तरफ लिखे जाते हैं। दूसरा नियम, जो अभिकारक होते हैं उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह से उत्पाद राइट हैंड साइड मतलब दाहिने तरफ या सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है। यदि अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद एक से अधिक हो तो उत्पाद के मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद के मध्य एरो का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। इन सारे नियमों को अब समीकरण के हिसाब से जानते हैं। जैसे देखिए Mg+O2 दोनों अभिकारक हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ की तरफ लिखे गए हैं। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद उत्पाद जो कि राइट हैंड साइड या दाहिने तरफ या सीधे हाथ की तरफ लिखा गया है। उत्पाद और अभिकारक के मध्य तीर का निशान या एरो का चिन्ह लगाया गया है। अभी तक हमने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने के टाइम पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हमने जान लिया अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हमने जान लिए। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना और उसको संतुलित करना। जानते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। इसके लिए आपको जो तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। हीलियम He होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। लिथियम का होता है Li, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ऐसे आपको 1 से लेकर 30 तक के सारे याद करने हैं। उसके बाद हम तो अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम जानते हैं समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। यदि आपको यही पता नहीं होगा कि समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करोगे।
तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि समीकरण असंतुलित है। हम देखेंगे कि यहाँ पर Mg जो कि अभिकारक में भी एक है और उत्पाद में भी एक है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक। Mg मतलब जो कि मैग्नीशियम होता है। और O2 जो कि अभिकारक में 2 है लेकिन उत्पाद में सिंगल O है, मतलब एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह समीकरण असंतुलित है। संतुलित होने के लिए अभिकारक और उत्पाद दोनों तत्व बराबर होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम 1 है, उधर 1 है। यदि इसी को संतुलित करना है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें उत्पाद में ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये सीखने से पहले एक हमें नियम सीखना पड़ेगा जो कि हमें पता होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसका मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का द्रव्यमान होता है, अर्थात अभिकारक के तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वह उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। हम देखते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि हमारी किताब में उदाहरण के लिए हमें एक समीकरण दी गई है, Zn प्लस H2SO4 मिलके बनता है ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे जैसा कि किताब में बनी है। सबसे पहले लिखेंगे हम तत्व, के बाद अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो कि हम उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं वह अभिकारक, के बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद जो कि राइट हैंड साइड या दाहिनी तरफ लिखा जाता है। फिर हम लिखेंगे तत्व। तत्व में लिखेंगे सबसे पहले जो हमें समीकरण दी गई है उसमें सबसे पहला तत्व है जिंक, जिसको कि Zn से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद H हाइड्रोजन है, उसके बाद S सल्फर और O ऑक्सीजन। ये 4 तत्व हमने लिख दिए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। जो जिंक है अभिकारक में 1 है तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद उत्पाद में भी 1 है। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और उत्पाद में भी 2 है। उसके बाद हम लिखेंगे सल्फर, जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में भी 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन, उस अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है और उत्पाद में भी 4 है। इस वाली समीकरण में जो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर है, इसलिए यह समीकरण संतुलित है और हमें इसे संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कोई नई समीकरण देखते हैं और उसको संतुलित करते हैं। हम समीकरण को संतुलित करने के लिए एक असंतुलित समीकरण को लेते हैं जैसा कि हमारी किताब में दिया है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये समीकरण लिख लेनी है। अब हम इस समीकरण को स्टेप बाय स्टेप संतुलित करेंगे। स्टेप फर्स्ट, पहले चरण में हम जो हमारी समीकरण है समीकरण में उपस्थित प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे जैसा कि आप किताब में देख सकते हैं। Fe के चारों ओर बॉक्स बनाएं, H2O के चारों ओर भी बॉक्स बनाएं, Fe3O4 उसके चारों ओर भी बॉक्स बनाएं, प्लस H2 उसके चारों ओर भी एक बॉक्स बनाएं। तो पहला चरण यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरे चरण में हम एक सारणी बनाएंगे जैसे कि हमने पिछले समीकरण को संतुलित करने के लिए बनाई थी। उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम तत्व, फिर अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, फिर उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तत्व के नीचे लिखेंगे सबसे पहले जो हमारे अभिक्रिया में तत्व हैं। सबसे पहले फेरस Fe लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। जैसा कि आप देख सकते हैं अभिकारक में Fe का 1 परमाणु है जबकि उत्पाद में Fe का 3 परमाणु है, तो हम उसको लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, अभिकारक में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो ये सारणी बनाकर दूसरा चरण हमारा पूरा होता है। स्टेप थर्ड, तीसरा चरण में हम उस तत्व को लेंगे जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसा कि हमें देखने में पता चलता है कि ऑक्सीजन जो कि क्रियाकारक में 1 और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4 है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्रियाकारक में 4 से गुणा करेंगे जिससे कि अभिकारक में भी 4 ऑक्सीजन और उत्पाद में भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम देखते हैं कि समीकरण कुछ इस तरह से दिखेगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन के परमाणु थे अभिकारक में पहले 2 थे, अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद वो 8 हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप 4 की तरफ। चौथे चरण में हम हाइड्रोजन जिनके की अभिकारक में 8 परमाणु है और उत्पाद में 2 परमाणु हैं, तो उत्पाद में हमें 8 करने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी समीकरण निम्न तरह से लिखी जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
यहाँ तक हमारे फोर्थ स्टेप खत्म हो चुकी है और हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित हो चुके हैं। अब लास्ट में बारी आती है Fe, जो हम देख सकते हैं अभिकारक में उनकी संख्या 1 है और उत्पाद में उनकी संख्या 3 है। तो हम उनको संतुलित करने के लिए अभिकारक में 3 से गुणा कर देते हैं, तो हमारी समीकरण निम्न तरह से दिखेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये करने के बाद हमारी जो समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। छठे चरण में हम देखेंगे कि अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर है या नहीं, और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात समीकरण संतुलित है। स्टेप 7 और आखिरी स्टेप, जिसमें कि हम तत्वों की भौतिक अवस्था उनके साथ दर्शाएंगे। जैसा कि यहाँ पर भौतिक अवस्था का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमारी बुक के हिसाब से हम उनको दिखा देते हैं। जैसा कि बुक में दिखाया गया है, Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, H2O जो कि गैस है यहाँ पर, Fe3O4 जो कि सॉलिड है और H2 जो कि गैस है। इसी के साथ ही हमने सीख लिया है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप सबको जितना भी आज पढ़ा है सब समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।